नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बच्चे के गोद लेने से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में गोद लेने की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। गोद लेने पर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। स्वागत है सर आपका। अगर आपका गोद लेने से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फ़ोन करके राय भी ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-612-7967 और 0120-612-7968। तो चलिए अब सीधे सवाल जवाब की इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। पांडे साहब, सबसे प्रारंभिक सवाल तो यही है कि बच्चा गोद लेने की ये जो प्रक्रिया है यह क्या है? देखिए कुणाल बाबू, ऐसा है कि बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया, जो लोग विवाहित होते हैं उनके जीवन की ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि उनके परिवार में एक बच्चा आ जाए। तो सामान्य तौर पर ये बात होती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमको अपना बच्चा पैदा नहीं करना है, हम बच्चा गोद ले लेंगे और उससे देखभाल करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जैसे उनके परिवार में कोई बच्चा होता है तो भी वो बच्चा ले लेते हैं, और तमाम ऐसे लोगों को आपने उदाहरण देखा होगा। अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी के बारे में सुना होगा आपने कि उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया जो पूरी तरह से विकलांग है। तो कई लोगों के भाव में, मन में आ जाता है भाव कि नहीं, हमको बच्चियों का या बच्चों का जो विकलांग है उनको भी गोद लेना चाहिए। तो ये इस ढंग का एक कारण नहीं है, इसके अनेक कारण हैं जिसके कारण लोग बच्चों का एडॉप्शन लेते हैं, उनका गोद लेते हैं। अब मान लीजिए कोई परिवार में ऐसा हुआ कि जिसके कई 7, 8, 9 साल तक विवाह के बाद कोई बच्चा नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो ये कहता है कि चलिए इससे अच्छा है कि हम कोई बच्चे को गोद ले लें और उसको बच्चों जैसा प्यार दें और फिर वो हमारे लिए काम में आए। लेकिन 2-3 चीजों का यहाँ ख्याल रखना पड़ता है कि किन बच्चों का आप गोद ले सकते हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ रामायण काल में भी कहा गया है कि वो बच्चे को गोद लिया गया, महाभारत काल में भी स्थिति आई है। लेकिन अब का ये कानून बना हुआ है जिसमें ये है कि आप जो है 25 साल से और 55 वर्ष के भीतर के होंगे तभी आप गोद ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए एक पुरुष है तो वो लड़की का, बच्ची का गोद तभी ले सकता है जब दोनों की आयु में 25 वर्ष का अंतर होगा तब। और अगर वो लड़के का ले रहा है तो लड़के का तो ज्यादा समय में भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए ये देखना होगा कि अगर वो 7 साल से ज्यादा का बच्चा हो गया है तो उससे ये देखा जाता है, पूछा जाता है कि क्या बच्चे तो जाना चाहोगे इनके साथ कि नहीं जाना चाहोगे, उसकी भी राय ली जाती है उसमें, तब जाकर के वो आप उस बच्चे का गोद ले सकते हैं। लेकिन 55 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद कोई बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। उसमें देखा जाता है 55 वर्ष से बाद, मान लीजिए आप बच्चों को ले लेते हैं, उसको पढ़ाने लिखाने का, उनकी शादी की उम्र होती है, तब तक आप उस स्थिति में नहीं रहते, नौकरी में नहीं रहते, कमा नहीं सकते हैं और आपका आय का स्रोत अच्छा नहीं है, तो उस उम्र में पहुंचने पर आप बच्चे का गोद नहीं सकते। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप 25 और 55 के बीच में। एक चीज का खास और ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि महिला जो है वो दोनों जेंडर, माने बच्चा जो है लड़का हो या लड़की हो, दोनों का गोद ले सकती है। लेकिन पुरुष महिलाओं का, बच्चों का गोद नहीं ले सकता है, वो बच्ची को गोद नहीं ले सकता है। उसके लिए दोनों पत्नी की सहमति जरूरी है। अगर दोनों आए तो नहीं, अकेले हैं तो वो बच्ची का गोद नहीं ले सकता है, लेकिन महिला अगर अकेली है तो वो बच्ची और बच्चे दोनों का गोद ले सकती है। ये दोनों 2-3 चीजें इसके खास रखने की जरूरत है, यही खास तौर पर ये नियम है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं।
लेकिन इसके साथ एक यह भी सवाल है पांडे साहब कि भारत में बच्चा गोद लेने के लिए कौन पात्र है या कब गोद लिया जा सकता है बच्चे को? देखिए, मैं एक चीज और भी मैं बता दूं कि 2023-2024 में ये स्थिति थी कि 34,000 एप्लीकेशन आई थी कि हमको बच्चे को गोद लेना है। लेकिन कारा जो सेंट्रल एजेंसी है वो उसने केवल 2,500 बच्चों को गोद देने की क्षमता दिखाई थी कि हम इससे ज्यादा को नहीं दे पाएंगे। अब इसमें तो यह है कि कौन लोग पात्र हैं कौन लोग नहीं पात्र हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि बच्चे को गोद लेने के लिए 2, 4, 5 चीजें आपको सप्लाई करनी पड़ती है। चाहे आपकी वित्तीय स्थिति इस स्तर पर है कि आप बच्चे को लेकर लालन पालन उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये चीज आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली पूरी स्वस्थ स्थिति में है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग मेंटली और इमोशनली बहुत ही ठीक स्थिति में नहीं होते, वो बच्चों को ले आते हैं, फिर उनकी जिंदगी स्पॉइल हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो सबसे जरूरी चीज है कि आपका मेंटल और इमोशनल हेल्थ जो है वो ठीक होना चाहिए, जिसमें पति और पत्नी दोनों की बात है। लेकिन अकेले भी ले सकते हैं, पति और पति के पुरुष ही अकेले ले सकता है, महिला भी अकेले ले सकती है। लेकिन दोनों अगर विवाहित हैं तो दोनों की मानसिक स्थिति को ठीक से देखना पड़ता है, और वित्तीय स्थिति उनकी अगर नहीं ठीक है तो वो गोद नहीं ले सकते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें, एक तो ये हो गई कि आपकी वित्तीय स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी इमोशनल स्थिति, इस चीज को आपको आकलन करना पड़ता है। फिर उनकी जांच परख होती है, मेडिकल चेकअप होता है, और कैसे बच्चे को आप लेना चाहते हैं इसकी प्रेफरेंस होती है। प्रेफरेंस में आपको मैं बताऊं कि ज्यादातर प्रेफरेंस होती है कि नवजात बच्चों को चाहते हैं कि हमको लिया जाए गोद में। लेकिन नवजात बच्चे कई बार नहीं मिल पाते हैं, फिर वो अनाथालय में या कहीं और जगह पर रहते हैं, उनको वहां से चूज करना पड़ता है। लेकिन ये खास चीज ध्यान रखनी होती है कि दोनों माँ बाप के बीच में अगर मान लीजिए बच्चे को ले रहे हैं तो उनकी उम्र में कम से कम 25 साल का अंतर होना चाहिए। मान लीजिए एक जवान आदमी ने पत्नी ने दोनों ने ले लिया एक 6-7 साल की बच्ची को, और उनकी 30 साल की उम्र हो जाती है, तो कई बार ऐसे भी देखने में स्थितियां आई हैं कि उन बच्चों का दुरुपयोग हो जाता है। इसी नाते कहा जाता है कि उनकी उम्र में पर्याप्त अंतर होना चाहिए, तभी आप जो है ले सकते हैं। ये पात्रता के रूप में आता है। और खास तौर पर मैंने 55 साल की उम्र का उल्लेख किया कि इसकी उम्र के बाद आप गोद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप देखभाल बच्चे की ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो यही इसकी पात्रता और यही इसका क्वालिफिकेशन है। तो ये जो पात्रता है यही वो सामान्य शर्तें भी हैं क्या पांडे साहब, माता पिता के लिए? बॉस, यही पात्रता जो है यही सामान्य शर्त है। पात्रता ही तो सामान्य शर्त हुई कि जो हमारी सामान्य शर्त है कि इन शर्तों को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आप इसके पात्र नहीं हैं। ये कंडीशंस इसकी अप्लाई करती हैं। इन कंडीशंस को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो ये आप शर्त नहीं पूरी कर पाते हैं, तो आप नहीं ले सकते हैं, अन्यथा आप ले सकते हैं। ठीक है सर, तो अगला अहम सवाल तो फिर यह बनता है कि एक बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? अब देखिए, जो स्थिति यहाँ चल पड़ रही है, वैसे तो गोद लेने की प्रक्रिया में कहते हैं कि लोग 2 महीने से लेकर के और 3-4 साल तक का समय लग जा रहा है। अभी भी तो 3-4 साल तक का समय लग जा रहा है। लेकिन जैसे गांव में क्या होता है, गांव में मैं बताऊं कि हम लोगों ने देखा इस चीज को कि गांव में ऐसा होता है कि एक परिवार में कोई बच्चा हुआ है और वो दूसरे के यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं कि वो बच्चे को कहते हैं, दोनों में तय हो जाता है कि हम इस बच्चे को गोद ले लेंगे। और उनका पद के रूप में एक चीज बताएं कि वो पद के रूप में, जैसे वो मैं चाचा लगता हूँ या ताऊ लगता हूँ या उनका दादा लगता हूँ, तो ये क्या करते हैं, कहते हैं कि चलिए ये घर का बच्चा घर ही में रहेगा, इसको हम गोद के रूप में दे देंगे। ऐसा एक नहीं, मैंने कई उदाहरण देखे। लेकिन अगर आप शहरों में ये बात करना चाहते हैं तो लोग दूसरे को पहचानते नहीं, कौन बच्चे हैं कौन नहीं है। और तो क्या होता है कि उसमें अनाथ बच्चे जो मान लीजिए गए और छोड़ दिए। अब टेरी में बात टूटा था, उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, और मरने के बाद
उसमें 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे आ गए थे, तो अनाथ की स्थिति में आ गए थे। उनको तो कोई लेके जाएगा ही नहीं, तो इनको अनाथ अनाथ के रूप में ऊपर रहे। लेकिन घर गांव की स्थिति, गांव में ऐसी स्थिति आती है कि लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं और उन लोगों को ले लेते हैं। अब अनाथालय में बच्चे आ गए तो उनको वहां कोई जानने वाला नहीं है कि किस चीज को। अच्छा, लोगों के कई बार प्रेफरेंस हो जाती है, जो ये हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, ये चारों के बीच का नियम एक ही रखा जाता है। और दूसरे में कहते हैं कि वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गोद ले सकते हैं मुसलमान और क्रिश्चियन। तो ये खास तौर पर इस चीज को देखा जाता है कि आप किस जात का प्रेफरेंस रखते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमको गोरे रंग का बच्चा चाहिए, कई लोग कहते हैं कि हमको काले रंग का भी बच्चा होना चाहिए। तो आप बताएं कि ये लोग, आपका खुद का जाया बच्चा होता, स्वयं होता, तो उसमें तो आपको प्रेफरेंस नहीं बताना पड़ता है, उसमें तो जो हो गया हो गया। लेकिन यहाँ पर लोग जाते हैं कारा में, तो वो कहते हैं कि देखिए मुझे इतनी उम्र का बच्चा चाहिए, मुझे इस धर्म का बच्चा चाहिए, मुझे इस रंग का बच्चा चाहिए, मुझे ये बोली बोलता हुआ बच्चा चाहिए। तो ये चीजें वहां लोग कर देते हैं, जिसके कारण कई बार उन लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन ये कंडीशंस लोग अप्लाई कर देते हैं और ये शर्तें लगा देते हैं। शर्तों के कारण उनको बच्चों के चयन में दुविधा आ जाती है। ये ठीक बात है सर। अगला सवाल है सर कि रिश्तेदार के बच्चे को कैसे गोद ले सकता है कोई? देखिए, बहुत ऐसा है, इसको किनशिप एडॉप्शन है बोलते हैं। किनशिप माने रिश्तेदारी का, KINSHIP, माने किनशिप माने रिश्तेदारी का हो गया। कि जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे गांव में भी हम लोगों ने देखा इस चीज को। अब वो तो बड़े बूढ़े हो गए, सब लोग मर गए। उसमें क्या हुआ है कि उसी परिवार में कोई एक आदमी, पहले लोग जाते थे कलकत्ता कमाने के लिए या कहीं और जगह बंबई कमाने के लिए। अब उनके परिवार में कोई बच्चा हुआ, कोई नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को मुझे आप दे दीजिए। वहां पर रिश्तेदारी में दोनों एक दूसरे की जान पहचान के होते हैं और वहां कोई किसी की आपत्ति नहीं उठाते हैं। लोग कहते हैं कि चाहे इनके घर में रहे चाहे मेरे घर में रहे, इनके घर में रहेगा तो थोड़ा आर्थिक रूप से ठीक रहेगा, पढ़ाई लिखाई में इसकी सुविधा हो जाएगी, माँ बाप के आंखों के सामने रहेगा, तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हैं। तो ये किनशिप एडॉप्शन एक्ट होता है, उसमें भी सारी प्रक्रिया वही चीज देखी जाती है कि अगर आपने मान लीजिए बच्चे को अडॉप्ट कर लिया किसी, तो वो अपने जो बायोलॉजिकल फादर है, जो उसके माँ बाप, फादर माने पेरेंट्स, माँ बाप दोनों आ गए, तो उनका कोई अधिकार नहीं रह जाता है। मान लीजिए आप 25 बीघे जमीन के हकदार हैं और आपको उतना ही जमीन उस बच्चे को मिल जाएगी और जो भी आप रुपया पैसा कमाते हैं उस पर उतना ही इसका अधिकार हो जाएगा। तो ये किनशिप में आ गया, क्योंकि वो एक दो जगह से नहीं ले सकता है। उसके अगर 2 भाई हैं तो वो भाई एक दूसरा उसके पास रहेगा, जो अपने माँ बाप के साथ रह रहा है उसका वहां पर अधिकार होगा। लेकिन जिसने उसको अडॉप्ट कर लिया है रिश्तेदारी में, वो उसका अधिकार वहां पर हो जाएगा और उसकी जमीन जायदाद हर चीज का मालिक वही व्यक्ति हो जाएगा। ये है किनशिप एडॉप्शन एक्ट। ओके सर। पांडे साहब, अगला अहम सवाल है कि एक कोरोना काल था, उस कोरोना काल में भी बहुत लोग उससे प्रताड़ित हुए थे, उससे अफेक्टेड हुए थे। तो कोरोना में अनाथ हुए किसी बच्चे को भी गोद लेने की कोई प्रक्रिया है क्या? देखिए लाल बाबू, कोरोना में लाखों बच्चे अनाथ हुए थे। अभी तो एक हमने आज इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट को देखा, तो उसमें वो कह रहे हैं कि 30 लाख बच्चे जो है अनाथ हो गए थे। उनके माँ बाप मर गए जवान होते ही। मैंने 30-37 साल के लोग आपने देखा होगा, लाशें बिछ गई थी, लोग मर गए थे। अब वो कितना कारुणिक और कितना दारुण रहा होगी वो स्थिति कि आप बच्चे को, 2-3 साल के बच्चे को छोड़ करके उसके माँ बाप चले जाए। मेरे जहां मैं रहता हूँ उसी के बगल में मैंने देखा इस चीज को जी, कि वो उनकी लड़की जो थी वो 3 साल की थी और उसके माँ बाप जो है, पहले तो बाप मरे, फिर उसके बाद उसकी माँ मर गई। अब वो बताइए किस स्थिति में रहोगे। वो तो कहिए उनके रिश्तेदारों का भला हो कि वो लोग उस बच्ची को ले गए और बच्ची को लेकर के उन्होंने उसको अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करने के बाद अब उसकी पूरी शिक्षा दीक्षा को दे रहे हैं। अब वो लड़की जो है 3रे-4थे में पढ़ने लगी है। तो कोरोना काल में, जिसको कोविड-19 बोलते हैं, कोविड-19, वो उस स्थिति में लाखों बच्चों की बहुत ही ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनके कोई देखभाल करने वाला नहीं रह गया था। तो
उस स्थिति में अब आप देखिए कि कैसे उनका लालन पालन होगा। सरकार ने इस चीज को ध्यान रखा कि इसमें छूट दी जाए और लोगों को देखा जाए कि इनके बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में उस पर ध्यान रखा जाए, ध्यान दे करके, और जो भी अडॉप्ट करने के लिए आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए पूरी तरह से छूट दी जाए। तो बहुत सारे लोगों ने कोरोना काल में अडॉप्ट किया। कोरोना काल में बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया गया है, उनको दत्तक पुत्री या पुत्र के रूप में रखा गया है। तो ये कोरोना काल का खास तौर पर पैकेज था जिसमें लोगों को ये रखा, और बहुत सारे लोग आगे भी आए जिन्होंने इन बच्चों को दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री के रूप में लिया। ठीक बात है। अगला सवाल है पांडे साहब की, गोद लिए बच्चे के पास भी कोई कानूनी हक होता है क्या? कुणाल बाबू, मैंने पहले ही बता दिया कि गोद लिए बच्चे का वही हक होता है जो एक आपका जाया बच्चा है, वो आपसे उत्पन्न हुआ बच्चा है, जिसके आप बायोलॉजिकल फादर हैं या जो बायोलॉजिकल मदर है। अगर मैंने किसी बच्चे को गोद ले लिया है तो उस बच्चे का वही हक होगा जो मेरे बच्चे का हक है, जो मुझसे पैदा हुआ बच्चा जिसका मैं बायोलॉजिकल फादर हूँ, या जो मेरी पत्नी बायोलॉजिकल मदर है, उसके में हिस्से में कोई कमी नहीं आएगी। वो पूरी तरह से उस हिस्से का मालिक होगा और वही अधिकार प्राप्त संपन्न होगा जो कि एक बच्चे को होता है। तो इस नाते इसमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए कि वह बच्चा कितना अधिकार पाएगा। उस बच्चे का वही अधिकार है जो एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बच्चे का अधिकार है, उतना ही उसको अधिकार है। इसमें कोई संदेह की शक की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अगला सवाल है सर कि भारत में जो बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया है उसमें कितना खर्च लगेगा? आप देखिए, कितना खर्च लगेगा ये आपको बताएं कि गांव देहात में जो बात आ गई ना, जान पहचान की बात है तो उसमें तो खर्च कोई के नहीं। लेकिन यहाँ जो आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि यहाँ खर्च जरूर बहुत लगता है। पहले तो एक बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पहले जांच कराइए, आप वो देखिए, फिर आप उसको एप्लीकेशन दीजिए, फिर एप्लीकेशन देने के बाद क्या होता है कि वो कोर्ट में भी उसकी हियरिंग होती है, क्योंकि कोर्ट से ही उसको अधिकार मिलता है। तो इन सारी चीजों में ये मान के चला जाता है अभी के आज की स्थिति में कि मिनिमम 50 से 60 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहीं ऐसी बात नहीं है। जो लोग किनशिप एडॉप्शन होता है उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि कितना खर्च लगता है, कोई खर्च नहीं लगता। मान के चलते हैं कि हमारे घर का बच्चा है, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, लिख करके दे दिया, नोटरी से नोटराइज करा लिया और रख लिया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप पहले एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन के बाद आपकी जांच परख होगी, उस जांच परख में भी उसका खर्च निकल लेना पड़ेगा, फिर वो बच्चे का मेडिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा कि आप मेंटली फिट है कि नहीं है, और जांच पड़ताल आप में ये देखा जाएगा कि आपकी कितनी उम्र है, बच्चे की कितनी उम्र है, दोनों में कितना डिफरेंस है। ये सब चीजों में जो खर्च आता है, और कोर्ट में भी मान लीजिए कई बार वकील के माध्यम से लोग जाते हैं तो वहाँ कोर्ट उसकी तारीख देता है, और कई बार तो 3, साढ़े 3 साल तक, 4 साल तक समय लग जाता है इस में। तो ये मान के चला जाता है कि 40 से 50 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। ये है आज की प्रक्रिया में। ठीक है साहब। अगला सवाल है, क्या किसी खास बच्चे का चुनाव किया जा सकता है? मैंने आपसे एक ही बताया कि यहाँ खास बच्चे का चुनाव तो नहीं किया जाता, लेकिन प्रेफरेंस तो है लोगों का। कि मान लीजिए हम यहाँ से आए और विदेश से भी लोग कई बार आते हैं यहाँ पर बच्चे को लेने के लिए। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो हम लोगों का, खास तौर पर हम लोगों के यहाँ, जैसे हम लोग साले लोग, सांवले लोग माने जाते हैं, लेकिन लोगों के मन में होता है कि उनका बच्चा थोड़ा गोरा हो, थोड़ा साफ सुथरा हो। तो इस तरह से जो बच्चे का चयन होता है वो ये देख के कहते हैं कि हमारी वो बच्ची न हो, वो बच्चा हो। वो ये चीज को देखते हैं कि वो कहाँ से, किस एरिया से आया है, उस चीज को देखते हैं, किस जात बिरादरी का है। ये भी तो इस रंग का एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये किस जात बिरादरी का है ये भी पता लोग लगाते हैं। इसका रंग साफ सुथरा है कि नहीं साफ सुथरा है, कितनी उम्र है, इस चीज को देखते हैं। तो इन सारी चीजों का खास चयन के लिए ये लोग शर्तें लगाते हैं, कहते हैं कि ऐसा खास चयन हमारा है। लेकिन कई बार उसको पूरा होना होता है, कई बार नहीं भी हो पाता है। आप
आपने अगर एप्लीकेशन लगाई है तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी सारी शर्तें पूरी हो जाए, इस नाते आपको कोई बच्चा लेना पड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए हमारे को मेरे बच्चा लेना हो, मेरी उम्र 50 साल की हो, मुझे 15 साल का कोई बच्चा आप दे देने लगे तो मैं क्यों लूंगा? नहीं लूंगा तो हम कहेंगे भाई देखिए ये एक स्थिति आ जाती है, तो उसमें आपका प्रेफरेंस तय होता है कि हमको ये करना। ठीक है, बहुत धन्यवाद परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़ी इतनी सारी अहम जानकारी साझा करने के लिए भी। तो लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।